मुझे इस मोतिहारी शहर ने जन्म दिया है तो मैं इस जन्मभूमि को अपना कर्म भूमि बनाऊंगा, क्योंकि अगर आप किसी लड़की को अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छा सीख देंगे, तो कल वो लड़की एक अच्छा समाज बनाएगी, अच्छा सोसाइटी बनाएगी। खान सर ने क्या किया, कैंसर के लिए या बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के लिए एकदम कम रेट में ऑन कर दिया। तो जो एक खान सर कर सकते हैं तो सरकार चाहे तो कुछ भी कर। सरकार को ऐसा सोचना चाहिए कि नॉर्मल जैसे कि अप टू 10th लेवल तक स्कूलिंग लेवल पे देखना चाहिए कि स्कूल तो खुल चुका है बिहार में, लेकिन स्कूल में सर क्लास लेने जाते नहीं है। बहुत से ऐसा देखा है कि जो क्लास ले रहे हैं, जो इनकम गेन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब से, उनको तो खुद कुछ नहीं आता। और जिंदगी में इंसान वो अच्छा जो अपने पैरों पे खड़ा रहे, अपना नाम खुद बनाए। अच्छा, मोतिहारी में बहुत सारे कोचिंग हैं, बहुत सारे। हर गली में चंदमारी की तरफ जाइएगा तो आपका तो मीना बाजार का साइड है। तो इनको कैसे डिफेंड कीजिएगा? इतने सारे टीचर हैं, आप कैसे अलग दिखिएगा? आपके पास ही बच्चे क्यों हैं? आजकल के डेट में लोग लड़कियों को कम पढ़ाना चाहते हैं, गांव के साइड, रूरल एरिया में, लेकिन शहर में तो ठीक है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? इसको कैसे मानते हैं कि कैसे लड़कियों को पढ़ने में आप मदद कर सकते हैं, लड़कियों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? क्या कहना चाहिएगा वो लोग, वो माता पिता जो अपने बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते? बिहार के एजुकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ की सरकार है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है इस वक्त? आज हर बिहारी को, यूपी के लोग को, बिहार के लोगों को हिंदी बोलने के कारण महाराष्ट्र में ट्रीट किया जा रहा है शिवसेना के द्वारा। ऐसा क्यों हो रहा है? आज हमारे सीएम या कोई भी राहुल गांधी या हमारे पीएम नरेंद्र मोदी मोतिहारी में या बिहार के किसी भी जगह पर रैली करते हैं, एक बार इस बात को रेज नहीं करते कि मोतिहारी का, हमारा मोतिहारी जहाँ पे आपको एक बहुत फेमस इंडस्ट्री था चीनी मिल क्यों नहीं चला? आपको पता है चीनी मिल खुलने से क्या क्या हो सकता था? कुछ नया तो आपसे होता नहीं है, जो है उसको भी बंद करा दिए। तो ये चीज पे ध्यान नहीं देंगे तो 25 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री दिया गया। अब पता है फ्री का चीज नुकसान कर जाता है। इवन हमारा झारखंड हमारे बिहार से निकला है, 2000 को निकला है 15 नवंबर। वहां पे आपको क्रिकेट स्टेडियम में मैच हो जाता है, हमारे बिहार में क्यों नहीं होता है? यहाँ तो मुखिया के चुनाव में 1 करोड़ खर्चा कर देता है लोग, मेयर में खर्चा कर देता है। अब सोचिए अगर एक मुखिया का सैलरी कितना है इंडिया में, 10, 15, 20 हजार, उस 15, 20 हजार के लिए कोई इंसान 1 करोड़ खर्चा कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? जीतेगा तो करप्शन करेगा। तो जिंदगी में देखा जाए बच्चे का पैशन कहाँ है, उस पैशन में फोकस कीजिए। जैसे बात करूं मैं सचिन रमेश तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान हैं वो 3 बार मैट्रिक फेल है, लेकिन पता एक बात बताइए, मैट्रिक पास करके आपने क्या कर लिया? मैं आपको टी शर्ट को उसी समय से देख रहा हूँ, उस टी शर्ट पे लाइफ, डेट, हैप्पीनेस, टाइम बर्थ लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है इसका? बिहार जैसे स्टेट्स में, खासकर बिहार यूपी में पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने से सरकार का कुछ नहीं जाता, लेकिन उस बच्चे का 1 साल 2 साल बर्बाद हो गया। भारत का पर कैपिटा इनकम तो 146 पे इस वक्त। नमस्कार, मेरा नाम साहेब गुप्ता है। आज हमारे पॉडकास्ट के दूसरे गेस्ट विशाल सर हैं। विशाल सर मोतिहारी में विशाल जी नेट क्लासेस चलाते हैं, जिसमें 8वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। विशाल सर आज हमारे साथ है। विशाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर मैं लाइव एक्सपोज की टीम को और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए और मेरे थ्रू मेरा मैसेज शहर तक कन्वे करना चाह रहे हैं। आप 8 से लेकर के 12 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, जी की क्लासेस कराते हैं, नेट की क्लासेस कराते हैं। कैसे सोचा कि हमको क्लास कराना है, वो भी मोतिहारी में? मैंने पढ़ा कि आप पहले इंजीनियरिंग किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं पटना से, फिर कहाँ से मन में आया कि क्लासेस शुरू कर दिया, कोचिंग शुरू कर दिया? सर ये कहानी है सर, मैंने NIT पटना सर बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और मेरे कॉलेज में सर एक NGO टाइप चलता था, संकल्प। एक ऐसा संकल्प जहां हम लोग क्या करते थे, पटना के आसपास आपको बहुत सा स्लम एरिया है, वहां जितने भी बच्चे थे, चाय वाला का बेचने वाला बच्चा या कोई किसी दुकान पे काम करता, उन बच्चों को हम कॉलेज के बच्चे पैसे कंट्रीब्यूट करके कॉलेज टाइम खत्म होने के बाद फ्री एजुकेशन दिया करते थे। वहाँ बहुत सारे बच्चे इसका पार्ट थे, इस ऑर्गेनाइजेशन का, मैं भी उसका पार्ट था। तो वहाँ मेरे दिमाग में क्लिक किया कि अगर मैंने कल को इंजीनियरिंग के थ्रू इंजीनियरिंग के डिग्री में गया तो मैं क्या करूँगा? बस पैसा अर्न करूँगा, अपना नाम बनाऊंगा, अपना बस वेल्थ बढ़ाऊंगा। लेकिन सोसाइटी के लिए मैंने क्या किया? अब मुझे इस बार रियलाइज हुआ कि हमारे देश में अभी भी गरीबी काफ़ी ज़्यादा है। देश में देखते हैं सबसे बड़ा गरीबी का कारण एजुकेशन नहीं होना है। तो मैंने सोचा तो मैं एक छोटा सा रोल प्ले कर सकता हूँ, क्योंकि मैं देश को इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन इम्प्रूव कर, इसलिए मैंने सोचा एजुकेशन का शुरुआत करना है, इसलिए मैं एजुकेशन फील्ड में आ गया। मैं पढ़ रहा था, जहाँ तक जानता हूँ आपके घर में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, आपका भी बिजनेस है, आप इकलौते बेटे हैं।
तो बिजनेस में जाना चाहिए था, कहाँ एजुकेशन में कहाँ से आ गया? सर देखिए, वो बिजनेस जिसका बात करूं मैं, वो बिजनेस मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है। जैसे मैंने NIT पटना से बीटेक किया, उसके बाद मैं 2 साल मैं बाहर था, मैं अवंती मुंबई में क्लासेस ले रहा था, तो वहाँ मुझे शहर में बुलाया गया। आपको ये पता है बिजनेसमैन का सिर्फ एक मेंटलिटी होता है फैमिली का, कि आइए घर का बिजनेस संभालिए। मैंने 7-8 दिन इस बिजनेस को वर्क किया, तो मुझे ये रियलाइज हुआ सेल्फ मैं कर क्या रहा हूँ ज़िंदगी में। मैं तो बस एक दुकान पर बैठा हूँ, बस पैसा काउंटर पर दे रहा हूँ, मेरा स्टाफ सामान दे रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ ज़िंदगी। तो मैंने सोचा ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, और जिंदगी में इंसान वो अच्छा जो अपने पैरों पे खड़ा रहे, अपना नाम खुद बनाए। तो मैंने इसी सोच के कारण इस शहर में सोचा कि मुझे इस मोतिहारी शहर ने जन्म दिया है, तो मैं इस जन्मभूमि को अपना कर्म भूमि बनाऊंगा और ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा कि मेरा अपना खुद का नाम हो और शहर मुझे विशाल से ज़्यादा विशाल सर नाम से पुकारे। यही सोच था मेरा। अच्छा, तो अभी आप 8 से लेकर के 12 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, कितने बच्चे हैं और आपके पास ही बच्चे क्यों हैं? मेरे पास एट ए टाइम 100+ बच्चा। मेरा पढ़ाई का एक तरीका होता है, क्वालिटी फोकस करूंगा, क्वांटिटी नहीं। जैसे पढ़ने का मैंने ये रियलाइज किया कि जैसे मैं भी खुद स्टूडेंट होता, आप भी स्टूडेंट होते, प्रॉब्लम क्या है बच्चों के साथ कि बच्चा जब कुछ पढ़ता है तो बच्चा रिकॉल नहीं कर पाता है। बच्चा का मेंटलिटी क्या होता है कि सर पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ के रख लेते हैं कॉपी में, एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे। तो उस वक्त होता क्या है कि बच्चे को अचानक से स्ट्रेस आ जाता है कि 100-200 पेज अचानक पढ़ना पड़ा एग्जाम के आवर्स में। एग्जाम आवर में बच्चा पैनिक करता है, रात भर जाके पढ़ता है। वही मैंने सोचा कुछ ऐसा करूं मैं एजुकेशन में कि बच्चे को मोटिवेट करूं कि बाबू तुम्हें रोज पढ़ना है। तो मेरे पढ़ाई का तरीका ऐसा होता है, बच्चा जैसे ही मेरे पास आता है 15-20 मिनट होता है, बाबू देखो 2-3 पेज हो गए, चलो याद करके सुनाने। मैं बच्चों को ऑन द स्पॉट याद कराता हूँ। मेरे पढ़ाई का तरीका ऐसा होता है कि जब बच्चा जैसे ही टाइमर लगाता हूँ 2 मिनट का, तो बच्चा कॉपी बंद करता है, बच्चा को ऐसा हाथ के इमेजिनेशन की दुनिया से सारा कुछ मुझे सुना देता है। बच्चा फिर कल आता है, बाबू देखो कल जो पढ़े थे ना, चलो कल वाला सुनाते हैं। इंसान का माइंड इमेजेस को रीड करता है। जब लगातार आप किसी रास्ते जाइएगा तो आपको उस रास्ते कभी भूलिएगा नहीं जिंदगी में। वही मैंने अपनाया है कि लगातार कोई टॉपिक किसी बच्चे को देख रहा है, किसी बुक को, तो बच्चा हमेशा याद रखे। इसी चीज़ को मैं इंप्लीमेंट करता हूँ पढ़ाई के तरीका में अपने। अच्छा, मोतिहारी में बहुत सारे कोचिंग हैं, बहुत सारे। अब हर गली में चंदमारी की तरफ जाइएगा तो आपका तो मीना बाजार का साइड है, तो इनको कैसे डिफेंड कीजिएगा? इतने सारे टीचर हैं, आप कैसे अलग दिखिएगा? आपके पास ही बच्चे क्यों हैं? सर देखिए, मैंने एक चीज़ देखा थी, क्लासेस तो मोतिहारी में काफ़ी ज़्यादा चलता है, लेकिन होता क्या है कि मैक्सिमम सर जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों की मेंटलिटी को नहीं समझ रहे हैं। देखिए, बच्चा 2 तरह का होता है हर जगह। एक बच्चा काफ़ी तेज होता है, जल्दी समझता है। अब मैक्सिमम जगह मैंने देखा है स्कूलिंग सिस्टम में सर क्या करते हैं, 1-2 जो तेज बच्चा उसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। एक कुछ बच्चा ऐसा होता है काफ़ी वीक होता है, उसको प्रायोरिटी नहीं मिलता। तो मैंने क्या किया इस तरीके को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने क्या किया है, जैसे पता है कि दोनों बच्चों को इंगेज करना है, तेज बच्चों को थोड़ा सा वीक बच्चों को। मैंने क्या करता है, एक साथ मैं 5-6-7 क्वेश्चन लिख के रख देता हूं मैं। इससे जो तेज बच्चा है इंगेज हो रहा है, और जो बच्चा वीक होता है मैं उसके पर्सनली उसके पास जाता हूं, बाबू तुम्हारा ये तरीका गलत, तुम ऐसे बनाओ। इससे मैंने जब किसी बच्चे को थोड़ा सहारा मिल जाए ना, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए, वो बच्चा भी तेज बन जाएगा। जिंदगी में कोई कमजोर नहीं होता, बच्चे प्रॉपर गाइडलाइंस चाहिए। मैं प्रॉपर गाइडलाइंस देना चाहता हूँ बस जिंदगी में बच्चों को। आजकल की डेट में लोग लड़कियों को कम पढ़ाना चाहते हैं, गांव के साइड, रूरल एरिया में, लेकिन शहर में तो ठीक है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? इसको कैसे मानते हैं कि कैसे लड़कियों को पढ़ने में आप मदद कर सकते हैं, लड़कियों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? क्या कहना चाहिएगा वो माता पिता जो अपने बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं? देखिए आज देखिए, पहले के ज़माने में तो काफ़ी ज़्यादा, आज तो कुछ सिचुएशन से गांव में चले जाएंगे आज भी। तो होता क्या है कि लोगों का मेंटलिटी ऐसा बना है कि लड़की है, इसे हमें स्कूल लेवल तक पढ़ाना है, कॉलेज नहीं पढ़ाएंगे, हायर डिग्री नहीं देंगे। लेकिन एक सोचना चाहिए, उन पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि आज के ज़माने में जो लड़की कर सकती है वो लड़का नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर आप किसी लड़की को अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छा सीख देंगे, तो कल वो लड़की एक अच्छा समाज बनाएगी, अच्छा सोसाइटी बनाएगी। और देश हमेशा एक अच्छे, जैसे कि फीमेल एजुकेशन से ही चला है। जैसे हम यूरोप के कंट्रीज का बात कर लूँ मैं, हमारा देश में आज भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जब भी मैं बात कर 2024 का इलेक्शन था, वो एक ऐसा डेटा है जहाँ 14% वुमेन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, फीमेल कैंडिडेट्स को मिला सीट। लेकिन आज भी यूरोप के देशों के कंपेयर में हमारे देश में फीमेल कैंडिडेट्स कम है। तो ये मैं बोलना चाहूँ, खाली ये एजुकेशन लेवल पर नहीं होगा, हमारे देश के सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि जैसे देखिएगा, आप देखिएगा अभी वार्ड कमिश्नर का चुनाव होता है,
म्यूनसिपालिटी का चुनाव होता है, वहाँ देखिएगा 1/3 सीट या ऑलमोस्ट 40-50% सीट्स रिजर्व है फीमेल्स के लिए। उससे हो क्या रहा है, वो फीमेल अपने एरिया में निकल रही है, अपने लोकेलिटी में सोसाइटी को जा रही है, लोग को एजुकेट कर रही है। इससे थोड़ा ग्राम जो लोअर लेवल पहले से इंप्रूवमेंट हुआ है, वही अगर देश में कुछ ऐसा आ जाए रूल्स कि फीमेल को, जैसे अभी देखिएगा कास्ट के नाम पे काफ़ी रिजर्वेशन हर जगह देश में है, तो थोड़ा सा फीमेल रिजर्वेशन हो जाए कि इन सीट्स को फीमेल को एजुकेट कर ले, कि फीमेल अगर कैंडिडेट आएगी तो फीमेल को बढ़ावा देगी, फीमेल के लिए बहुत सारा योजना आएगा। जैसे पता है आज भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ फीमेल के नाम पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे फीमेल को एजुकेशन है दिया। ये सब काम सबसे अच्छा तब हो सकता है जब हमारे पार्लियामेंट में वुमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो जाए। मैं सोचता हूँ ये अगर हो जाए तो इंप्रूवमेंट ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अच्छा सर, आपको क्या क्या लगता है कि जैसे बिहार का लिटरेसी रेट से एक दिन मैं पढ़ रहा था तो काफ़ी कम है दूसरे स्टेट से, तो क्या लगता है एजुकेशन में कैसा बदलाव करना चाहिए? क्या हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं? सरकार को क्या चेंज करना चाहिए कि हमारा जो बिहार के एजुकेशन है वो बेस्ट हो सके? देखिए, बिहार के एजुकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ की सरकार है, चाहे मैं अभी की नीतीश कुमार की सरकार बोलूँ या आरजेडी की लालू यादव की। क्योंकि देखिए कि छोटा सा स्टेट का उदाहरण लूँगा, मिजोरम। मैं जस्ट देख रहा था कि 1-2 मंथ पहले न्यूज़ आता है कि मिजोरम एजुकेशन रेट में, लिटरेसी रेट में आपको केरल से भी आगे चला गया है। छोटा सा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट जहाँ पता है आपको रिसोर्सेज कम है, वो 98.2% आया है। और वही बिहार का बात करूँ, यही वो बिहार है जहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी था। किसी ज़माने में नालंदा यूनिवर्सिटी में बाहर से विदेशी लोग आके पढ़ के जाते थे, और बिहार के एजुकेशन पॉलिसी ने, बिहार के गवर्नमेंट ने कभी ऐसा सिस्टम बना दिया कि यहाँ एजुकेशन कर क्या सकते हैं। जैसे उदाहरण लूँ मैं खान सर का। खान सर एक सर होके इन्होंने जो सर कर दिया है शहर के लिए, इस मतलब पूरे स्टेट के लिए, वो एक सरकार भी नहीं कर पाया। खान सर क्या कर रहा है, काफ़ी कम एजुकेशन रेट पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने अभी जस्ट एक ऐसा काम किया है कि पता है कि हमारे बिहार में हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी ख़राब है, और हेल्थ फैसिलिटीज़ कुछ हॉस्पिटल्स में है भी पटना में, तो इतना हाई कॉस्ट है कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो खान सर ने क्या किया, कैंसर के लिए या बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के लिए एकदम कम रेट में ऑन कर दिया। तो जो एक खान सर कर सकते हैं, तो सरकार चाहे तो कुछ भी कर। सरकार को ऐसा सोचना चाहिए कि नॉर्मल जैसे कि अप टू 10th लेवल तक स्कूलिंग लेवल पर देखना चाहिए कि स्कूल तो खुल चुका है बिहार में, लेकिन स्कूल में सर क्लास लेने जाते नहीं है। बहुत से ऐसे देखा है कि जो क्लास ले रहे हैं, जो इनकम गेन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब से, उनको तो खुद कुछ नहीं आता। तो ऐसा कंपलसरी होना चाहिए कि जो भी क्लास में पढ़ाया जाए प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाए, क्लास हो रहा है कि नहीं, ऑन द स्पॉट रेगुलेट हो। ये यहाँ के हमारे जो शिक्षा मंत्री है, इनको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, बिहार में लोग तो पढ़ तो ले रहे हैं, बीए कर ले रहे हैं, एमए कर ले रहे हैं, अलग अलग स्पेशल कोर्स भी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में जाके बेरोजगार हो जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, बाद में जाके उनको खुद का बिजनेस करना पड़ा। इस पर क्या कहिएगा, इसको कैसे ठीक है? इसमें तो बहुत सा फैक्टर रिस्पॉन्स। सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है, हमारे बिहार में तो कोई इंडस्ट्री नहीं है। आप जॉब कर भी लेंगे, आप मान लीजिए एजुकेशन गेन कर लिए, तो जॉब के लिए आपको बाहर ही जाना है। जैसे रिसेंट उदाहरण मोतिहारी का, हमारा मोतिहारी जहाँ पे आपको एक बहुत फेमस इंडस्ट्री था चीनी मिल क्यों नहीं चला? आपको पता है चीनी मिल खुलने से क्या क्या हो सकता था? एक चीनी मिल खुलता है, एक तो पता है कि कुछ मोतिहारी के लोगों को यहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाता, और एक चीज़ चीनी मिल अगर खुलता तो चीनी मिल के पास एक चाय का दुकान खुलता, आपको पता है एक बिस्कुट का दुकान, एक किराना दुकान, उन लोगों का बिजनेस भी ग्रो कर जाता। यहाँ एक नया ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी खुलता कि मोतिहारी के स्टेशन से लेकर मोतिहारी के गांधी चौक से हर जगह से आपको एक नया ऑटो वालों को रूट मिल जाता है कि आपको चीनी मिल जाना है। जैसे उदाहरण लूँ मैं छोटा सा, मोतिहारी में चीनी मिल नहीं खुला, लेकिन बात करूँ पटना के पास एक जगह है बाढ़। आपने सुना होगा बाढ़ के पास एनटीपीसी है। जब मैं कॉलेज में था बाढ़ में गया तो देखा वो शहर में कुछ है ही नहीं, गांव में। बाढ़ एक गांव है, लेकिन तब भी वहाँ सुपर फास्ट ट्रेन से लेकर सारा चीज़ रुक रहा है, क्योंकि कोई एक इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, एनटीपीसी। तो अगर मोतिहारी के भी जितने भी नेता हैं, हमारे विधायक जी हैं या सांसद जी हैं या जो भी नगर पालिका जितने लोग हैं, ये लोग थोड़ा एफर्ट लगाए, कम से कम एक इंडस्ट्री आप बनला नहीं सकते शहर में जो पहले से, उसको तो चालू करा दीजिए। कुछ नया तो आपसे होता नहीं है, जो है उसको भी बंद करा दिए। तो ये चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, बस आप इलेक्शन कैंपेन में रैली करवाएंगे कि रैली में वादा करेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, जो करना चाहिए उसे फोकस करेंगे नहीं। हमारी से बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, आज 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री दिया गया। अब पता है फ्री का चीज नुकसान कर जाता है। एक सबसे अच्छा जीता रहता उदाहरण वेनेजुएला देश के बारे में बात करूं मैं। किसी जमाने में उस देश में 90 के दशक में वो देश दुनिया के टॉप 3-4 इकोनॉमी में आता था, लेकिन वहाँ एक ऐसा राष्ट्रपति बना जिसने
पढ़ाई खेलना, वहाँ एजुकेशन, हेल्थ, सब कुछ फ्री कर दिया। वहाँ के लोग इतने कामचोर बन गए कि वहाँ लोगों के पास, आज पता है दुनिया में तीसरा सबसे ज़्यादा तेल उस देश में है, वेनेजुएला में, लेकिन वहाँ इतना पैसा नहीं कि तेल निकाला जा सके। इसलिए लोगों को अपाहिज नहीं बनाना चाहिए फ्री में कुछ दे के, लोग को अच्छा स्किल सिखाना चाहिए। उससे अच्छा ये करते कि बिहार में अगर हमारे सीएम नीतीश कुमार एक बड़ा सा इंडस्ट्री खोल देते, बोलते कि हमेशा आप देखते हैं महाराष्ट्र में क्या हो रहा है इस वक्त, आज हर बिहारी को, यूपी के लोग को, बिहार के लोगों को हिंदी बोलने के कारण महाराष्ट्र में ट्रीट किया जा रहा है शिवसेना के द्वारा। ऐसा क्यों हो रहा है? आज हमारे सीएम या कोई भी राहुल गांधी या नीति हमारे पीएम नरेंद्र मोदी मोतिहारी में या बिहार के किसी भी जगह पर रैली करते हैं, एक बार इस बात को रेज नहीं करते क्या कारण है कि बिहारी या हिंदी बोलने वाले लोग को हमारे ही देश में वहाँ पे गलत ट्रीट किया जा रहा है? इस बात पर कोई रेज नहीं करते क्योंकि हमारा देश भारत में आज़ादी है। बिहार में ही रोजगार हो जाए, फैक्ट्रियाँ खुल जाए तो लोग बाहर क्यों जाएगा? बाहर क्यों जाएगा? वही सोचिए, आज आपको अपने घर में सब कुछ मिल जाए, आप इससे फायदा का अपने फैमिली को देख सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं। आप पता है अपने शहर में सेविंग ज़्यादा होता है, अपने शहर में आप थोड़ा कम भी अगर अर्न करेंगे तो ज़्यादा पैसा बचेगा। अब दूसरे शहर में जा रहे हैं, वहाँ लोगों को झेलना पड़ रहा है, इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। हमारा इवन मीडिया तक इस बात को रेज नहीं करे। अब बिहार के 90% से ज़्यादा बच्चा मुझे लगता है कि दूसरे स्टेट में जाके अपना एजुकेशन लेते हैं। हाँ, ये सबसे सीधा उदाहरण है कोटा। आपको देखिएगा, राजस्थान का कोटा एक शिक्षा नगरी बना हुआ है। उस एजुकेशन की बदौलत देखिए, कोटा एक छोटा सा शहर, चंबल नदी पे बसा हुआ छोटा शहर, आज पता है भारत के जीडीपी में एजुकेशन में कितना अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमारा भी अगर बिहार सरकार एक चीज़ सोचे, बिहार में सब कुछ पहले से था। कोटा तो आपको वो बना है 90 के दशक में, जब वहाँ पे पढ़ाते थे आपको बंसल क्लासेस के बंसल सर, जिन्होंने इस कोटा को स्टार्ट किया है। लेकिन बिहार में तो एक नालंदा नाम का जगह है जहाँ यूनिवर्सिटी बहुत फेमस था, बाहर से लोग आके पढ़ा करते थे। आज चलिए नालंदा यूनिवर्सिटी में, आप लगता है खंडहर बना हुआ है, इस बारे में कोई प्रमोट नहीं होगा। क्रिकेट का बात कर लूँ मैं, इवन हमारा झारखंड हमारे बिहार से निकला है, 2000 को निकला है 15 नवंबर, वहाँ पे आपको क्रिकेट स्टेडियम में मैच हो जाता है। हमारे बिहार में क्यों नहीं होता है? क्या बिहार में हमारे पास आईपीएल तक देखिएगा, हमारे स्टेट के जितने भी प्लेयर्स हैं, ईशान किशन या कोई भी प्लेयर देखिएगा मुंबई से खेल रहा है किसी भी टीम से, बिहार का अपना आईपीएल क्यों नहीं है? क्यों नहीं? बिहार के खेल मंत्री क्या खेलने के लिए खेल मंत्री बने हैं? इनका ये नहीं बनता आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं तो बिहार के बात को रेज करें कि बिहार में क्रिकेट की ही बात नहीं करो, बिहार में कबड्डी या फुटबॉल कोई भी स्किल हो, बिहार के लोगों के पास काफ़ी टैलेंट है। क्यों बिहार का बच्चा किसी और स्टेट में जाके बंगाल में या महाराष्ट्र में क्यों खेलेगा? क्यों बिहार में उसको रिसोर्सेस नहीं मिल रहा है? आपको लगता है कि बस चुनाव आता है तो वादा होता है, ये करेंगे वो करेंगे, चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं? चुनाव जीतने के बाद सबको ही भूल जाता है। देखिएगा इंडिया के चुनाव में एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा मैंने। देखिए हमारा लोकतंत्र क्या कहता है, हमारा संविधान कहता है कि अगर लोकसभा का इलेक्शन हो 15-20 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। यहाँ तो मुखिया के चुनाव में 1 करोड़ खर्चा कर देता है लोग, मेयर में खर्चा कर देता है। अब सोचिए अगर एक मुखिया का सैलरी कितना है इंडिया में, 10, 15, 20 हज़ार, उस 15-20 हज़ार के लिए कोई इंसान 1 करोड़ खर्चा कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? जीतेगा तो करप्शन करेगा। और ये बात हर जगह, हर इलेक्शन कमीशन भी हमारा जिम्मेदार है। कहने को भारत का इलेक्शन कमीशन दुनिया का सबसे मजबूत है, लोकतांत्रिक देश है भारत, लेकिन अभी तक इस बात को क्यों नहीं ऐसा होता है कि इलेक्शन के समय नेता लोग के पास पैसा आ जाता है, गाड़ियों का रैली लग जाता है, हेलीकॉप्टर आ जाता है। कोरोना आया था तो कहाँ था हेलीकॉप्टर? कोरोना आया था तो जब देश में रोना रो रहा था लोग, उस समय नेता लोग कहाँ थे? कहाँ था इनका हेलीकॉप्टर? कहाँ था इनका रैली? इलेक्शन जीतने के लिए हर घर में बचाता है, ये बिकाता है, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार नोट बिक रहा है, नोट दिया जा रहा है। कोरोना के समय नोट कहाँ था? इस बात को कोई इवन रेज करेगा ही नहीं देश में। अच्छा, आप मोतिहारी में पढ़ाते हैं, आपको क्या क्या समस्या लगता है मोतिहारी में कि मोतिहारी में एजुकेशन को बेस्ट किया जा सकता है? क्या क्या समस्या है जिसको ठीक किया जा सकता है तो मोतिहारी का एजुकेशन का लेवल जो है वो यहाँ है तो यहाँ हो जाए? देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम चालू होता है स्कूलिंग लेवल से। स्कूलिंग लेवल से मैंने यही देखा है, देखिए बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है। बच्चों को जिस खासकर मैथ जैसे सब्जेक्ट का बात करूँ, वहाँ क्या हो रहा है कि सर आते हैं, स्टार्टिंग का फॉर्मूला लिखते हैं, 1-2 ईजी सॉल्व बना के कहते बाबू ये होमवर्क हो गया, तुमको कल लास्ट डेट है सबमिट करना है। बच्चा डिप्रेस हो गया, बच्चा सोचता है कि कल आखिरी दिन कहाँ से बना है, बच्चा तुरंत गूगल पे जाता है, AI जाता है, सॉल्यूशन छाप के दे देता है। तो वही बिहार है जहाँ आर्यभट्ट ने जन्म लिया था।
जिसने जीरो दिया है पूरी दुनिया को, वैसे जगह का एजुकेशन वीक किया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर छोटा सा एक रिक्वेस्ट है मोतिहारी के जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी सर्वर, छोटा सा रिक्वेस्ट आप ऐसा कीजिए कि जब भी आप किसी बच्चे को कुछ पढ़ाइए, थोड़ा ही पढ़ाइए, लेकिन बच्चे को तो रिवाइज करा दीजिए। देखिए आप तो सर अब बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, आप तो अच्छे नॉलेजेबल इंसान है, वो बच्चा तो छोटा है ना, वो बच्चा चीज़ों को नहीं समझता है। तो आप बस इतना कर सकते हैं कि बच्चों को जब कुछ पढ़ाइए तो हर कुछ दिन के बाद बच्चों को रिवाइज कराते रहिए, इससे बच्चा भूलेगा नहीं। अब बच्चों को एहसास कराइए कि तुमको बाबू बच्चों तो मोटिवेशन में ले जाएगी, बच्चों तुमको ऐसे पढ़ोगे ऐसा होगा, तो हर बच्चा इंप्रूव कर जाएगा, ये सच्चाई है। अच्छा, आपके जो कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं वो आपसे तो बात करते हैं, बताते हैं, खुश होते हैं, उनके पेरेंट्स क्या कहते हैं आपसे? देखिए पेरेंट्स के बारे में बात करो, देखिए पेरेंट्स में भी मैंने कमी देखा है, ये खासकर बिहार जैसी जगह में। यहाँ पे कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों का कंपेयर करना चालू कर देते हैं। ये देखते हैं कि उनके बच्चे ने 90% लाया तो खुश नहीं रहेंगे, वो देखेंगे पड़ोसी का बच्चा 91 लाया, उससे कंपेयर कर, तुम उसका 91 क्यों है, तुम्हारा क्यों नहीं आया। तो मेरा ये कहना, देखिए अगर आप, मैं छोटा सा मैसेज कर रहा हूँ, क्या आप पढ़ते थे तो क्या आपको उतना परसेंट आया था? देखिए हर बच्चा वैसा नहीं होता। आपके घर में 2 बच्चा भी अगर है, किसी पेरेंट को बोलना चाहूंगा मैं, तो आप अगर ये सोचिए हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। 3 इडियट्स मूवी में दिखाया गया है, जरूरी नहीं कल को बच्चा ज़्यादा नंबर ला देगा स्कूलिंग सिस्टम में या कहीं क्लास में तो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। जिंदगी में सक्सेस पाना है तो बच्चे को स्किल सिखाइए। जैसे 3 इडियट्स मूवी में आपको याद होगा वो सीन था, फरहान नाम का जो कैरेक्टर था उसने फोटोग्राफी को अपना पैशन बनाया, उस पैशन के लिए गया तो पैशन से ग्रो कराया। तो बच्चों को, घर के लोगों को भी देखना चाहिए, नहीं हर बच्चा आपको उस मेंटिलिटी का होता है। ठीक है, मैं नहीं कर रहा एजुकेशन अच्छा है, बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन बच्चों पे दबाव मत डालिए मार्क्स का, बच्चों से बात कीजिए। सोसाइटी बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखिए आप बच्चे को समझ नहीं, उन लोगों को क्या लगता है, घर वाले लोग को, कि बच्चे को किसी अच्छे जगह स्कूल में पढ़ाते हैं, हाई फाई स्कूल में, किसी अच्छे जगह कोचिंग कराते हैं, बच्चों को घर पे सर बुलाते हैं, तो इससे हो गया। ये सॉल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का। उस बच्चे से बात कीजिए, बाबू तुमसे क्या दिक्कत हो रहा है, तुम्हें किस चीज का कमी है, कैसे काम करो। हो सकता है कोई बच्चा आपका कुछ टॉपिक नहीं समझ पा रहा है, बेसिक नहीं समझ पा रहा है, तो उस बच्चे से बात की, उसको प्रॉपर वे में समझाइए। ये भी हो सकता है कि आपके बच्चे में कोई यूनिक टैलेंट है, उस टैलेंट को ग्रो कराइए। जैसे देखिए एक आईपीएल का मैच हुआ है, हमारे बिहार का एक लड़का है वैभव सूर्यवंशी, उसने आईपीएल में स्कोर कर गया। अगर उसके घर वाले ने भी ऐसा सोचा होता कि इस बच्चे को क्रिकेट नहीं खिलाएंगे तो बच्चा कभी आईपीएल के मंच पे नहीं पहुंच पाता, लेकिन उस बच्चे ने आईपीएल के मंच में जो कर दिया, वो 13-14 साल का बच्चा क्या कर रहा है स्कूलिंग सिस्टम में, बस 7th-8th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है। तो मेरा कहना है बच्चे को पढ़ाइए, ठीक है, बच्चे से उम्मीद कीजिए, लेकिन उम्मीद का पूरा दबाव मत डालिए। छोटा सा बच्चा डूब जाएगा। पेरेंट्स होते हैं, हाँ। बच्चा तो कुछ और करना चाहता है, मान लीजिए बच्चा मेडिकल करना चाहता है, लेकिन घर वाले बोलते हैं नहीं तुम इंजीनियरिंग करो, ऐसी भी समस्या है। बच्चा कहता है कि तुम दूसरा कोर्स करो, दूसरी किसी चीज की पढ़ाई करो, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं नहीं तुम एक करो, तुम वो करो। तो इसमें भी बहुत सारी दिक्कत होती है। वो माँ बाप के प्रेशर में आके उनकी बात मान के वो एजुकेशन को ले लेते, बाद में फेलियर भी होते हैं, सुसाइड भी होते हैं। इस पर क्या कहिएगा? इसको देखिए एक तो मैं कहना चाहूंगा, बच्चों पे कभी इस चीज का दबाव नहीं डालना चाहिए। देखिए बच्चे का फ्यूचर, देखिए आप बच्चों को ठीक है पढ़ा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे, कोचिंग में पढ़ा रहे, लेकिन याद रखिए कल को बच्चा जो कुछ भी बनेगा, जो कुछ करेगा, वो अपनी मेहनत की बदौलत करेगा। अगर मान लीजिए उदाहरण दूं मैं, अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो किसी बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद है, अगर तेज धूप है, गर्मी का मौसम हो, मार्च अप्रैल का, मई जून का, उस बच्चे को बोलिए 4-5 घंटा धूप में क्रिकेट खेलो, बच्चा क्रिकेट खेल जाएगा, लेकिन उस बच्चे का उसमें इंटरेस्ट है। वही किसी बच्चे को बोलिए कि तुमको जबरदस्ती पढ़ना है, तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। तो जिंदगी में देखा जाए बच्चे का पैशन कहाँ है, उस पैशन में फोकस कीजिए। जैसे बात करूं मैं सचिन रमेश तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान हैं वो 3 बार मैट्रिक फेल है, लेकिन पता एक बात बताइए, मैट्रिक पास करके आपने क्या कर लिया? जो इंसान ने अपने क्रिकेट को अपना जीवन बना लिया, आज वो क्रिकेट में जिस मुकाम पे है, शायद वो बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर कोई अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि उस इंसान ने सोते जागते क्रिकेट को ही अपना सब कुछ मान लिया। तो मेरा कहना है बच्चे में स्किल है, बच्चा अच्छा गाना गा सकता है, अच्छा स्किल है, तो मेरा कहना है पढ़ाइए बच्चे को, पढ़ाने के साथ कोशिश कीजिए बच्चे को स्किल ग्रो कराए, क्योंकि जिंदगी में सक्सेस होने की स्किल जरूरी है, इस वक्त पढ़ाई जरूरी नहीं है। अच्छा, कोचिंग में आप पढ़ाते हैं बच्चों को, एग्जाम जब आता है तो बच्चों को बहुत प्रेशर हो जाता है, पास कैसे करना है, क्या पढ़ना है, तो उस समय बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं या बच्चों को कैसे
हैंडल करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए उस समय? देखिए एग्जाम जो मैं लेते, मेरा एग्जाम के ऊपर एक अलग आइडिया है। देखिए कहीं भी आप सुने होंगे, आप खुद भी पढ़े होंगे एजुकेशन में, क्या देखे होंगे, ऐसा होता है कहीं भी स्कूल या कोचिंग कहीं क्लास हो, टेस्ट होता है, आप ये सुने होंगे इतने तारीख को टेस्ट है, तुम इतना बजे टेस्ट देने आ रहा है, बस यही सुने होंगे। लेकिन मैंने टेस्ट के पहले भी एक नया चीज़ अपनाया अपने क्लास में। जब भी कभी टेस्ट लेता हूँ, मुझे संडे को टेस्ट लेता हूँ मैं, अल्टरनेट संडे को, तो मैं सैटरडे ऑफ रखता हूँ, तो फ्राइडे को मैं क्या करता हूँ, वन शॉट रिवीजन करता हूँ। मेरे दिमाग में एक बात होता है कि दो तरह का बच्चा है, तेज बच्चा को बिना रिवीजन किए मैं लिखवा दूंगा, लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा वीक है, मान लीजिए कोई बच्चा बेचारा आज तक थोड़ा सा वीक है पढ़ने में, उसको सोच रहा अब मैं पढ़ना स्टार्ट करूं, तो बेचारे को समझ में क्या पढ़े तो पढ़े क्या, तो मैं क्या करता हूं, फ्राइडे को जो क्लास लेता हूं मैं, वो बोलता हूं आज कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जो भी टेस्ट का मैंने सिलेबस डिसाइड किया है बाबू चलो मैं तुम्हारे साथ रिवीजन करूंगा, मैं भी बच्चा बन के, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने बहुत साल से चीज़ों को पढ़ा है, तो मेरे लिए रिवीजन करवाना आसान है, वो बच्चा से ज़्यादा तेज मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो मैं अपने सामने बच्चों को थोड़ा थोड़ा चीज़ों का, देखो तुम उस दिन ये पढ़े थे, ऐसे पढ़े थे, पहले अपने थोड़ा मैं बोलता हूँ, फिर बच्चे से बोलवाता हूँ मैं, उस दिन बच्चे को थोड़ा विश्वास आता है, फिर मैं बोलता हूँ बाबू तो सैटरडे ऑफ है ना, अब तुम्हें घर पे थोड़ा देर अपने से पढ़ना है। इससे क्या होता है, बच्चे को थोड़ा स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि कोई अगर बच्चा डूब रहा है, कोई अगर उसका हाथ पकड़ के साथ दे देना, तो बच्चा जिंदगी में कभी डूबेगा ही नहीं। अच्छा, आपके भी कुछ बच्चे टॉपर्स रहे हैं, उस मैं चाहूँगा कि कैमरे पे उन स्टूडेंट्स के बारे में बताइए जो टॉप किए हैं, कैसे टॉप किए, कैसे पढ़ते थे, कैसे आप पढ़ाते थे? देखिए सबसे ज़्यादा एक लड़की जो मुझे आज तक ज़िंदगी में इंस्पायर की है, जैसा शायद बच्चा मैंने देखा ही नहीं है, वो एक लड़की अन्वेषा झा नाम की लड़की जो है, जिसने लास्ट ईयर 98.6% स्कोर किया बोर्ड एग्जाम 10th में। अब वो एक्चुअली मोतिहारी की टॉपर भी थी, तो मैं जब उसका क्लास लेता था तो वो ट्रांसफ़र होके आई थी मुजफ्फरपुर से मोतिहारी में, उसके पापा आपको रीजनल मैनेजर स्टेट बैंक। मैं उस बच्ची को जब क्लास लेता लड़की का, वो मैं से सिंगल रीड करती, मैंने एक चीज़ देखा उस लड़की के अंदर, एक जो होता है कि जैसे कोई ईगो नाम का चीज़ नहीं, और आपको एक और सबसे मेन चीज़, कोई सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन नहीं है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने उसको बस एक थोड़ा रास्ता दिखाया है, गाइडलाइन दिया, किया तो सब कुछ उसने अपने है ना। उसने क्या किया है, प्रॉपर तरीका फॉलो किया। जब भी वो पढ़ती थी तो सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करती थी, सेल्फ स्टडी के अलावा चीज़ों को रिकॉल करना, और एक गलती अगर उसको कोई निकाल दे, उस गुस्से में पूरा किताब पढ़ डालती थी। सेम तो कुछ बच्चों को बात करूं मैं, जैसे अभिनव गुप्ता नाम का लड़का है जो IIT में है, या कुछ एक आशीष है वो IIT दिल्ली में। तो कोई भी बच्चा, देखिए कोई भी बच्चा मेरे से या किसी भी सर से पढ़ता है, तो वो कोई भी सर क्या करते हैं, बच्चों को एक गाइडलाइन देते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं, बाबू इस रास्ते चलना है, द रोड नॉट टेकन, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी कविता में लिखते हैं, तुम्हें किस रास्ते जाना है। मैंने बस रास्ता जाके बच्चों को वो रास्ते पे छोड़ दिया, वो आगे का रास्ता बच्चे को खुद तय करना है। तो उन बच्चों ने अपने आप को सोच लिया, मेरा जिंदगी एक, आज मुझे उन बच्चों ने ये सोच के प्रोसीड किया कि आज मैं मेहनत करूंगा तो कल को मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। बस यही कहना चाहूँगा, उन बच्चों ने मेहनत किया और ज़िंदगी में आगे बढ़ते गए। अच्छा, मैं आपको टी शर्ट को उसी समय से देख रहा हूँ, उस टी शर्ट पे लाइफ, डेट, हैप्पीनेस, टाइम बर्थ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? देखिए सर, फॉर्मूला जैसा दिख रहा है मुझे तो। देखिए ये जो फॉर्मूला है ऐसे एक बहुत फेमस फॉर्मूला है, जैसे आपने भी सुना होगा, जब 11th क्लास में गया हूँ तो कैलकुलस सुना होगा सर, कैलकुलस नाम का एक चैप्टर जो न्यूटन का लिखा हुआ है। फॉर्मूला आपने बनाया है? नहीं, ये फॉर्मूला मैंने नहीं, ये फॉर्मूला न्यूटन का बनाया हुआ है, सर आइजैक न्यूटन सर का। ये मैथ का एक फॉर्मूला है, जो इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज कन्वे हो रहा है। इस मैसेज में ये जो आपको सांप जैसा स्ट्रक्चर जो कहते हैं इंटीग्रेशन होता है कि छोटे छोटे चीज़ों को मिला के एक बड़ा चीज़ बन जाता है। जैसे बात करो, एक बड़ा सा कार कंपनी है, जैसे आप कुछ दर्शकों के लिए समझाना चाहूँगा सिंपल शब्दों में, इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए बड़ा सा कार कंपनी है, तो आपको पता है कोई भी कार कंपनी डायरेक्टली पहले कार लॉन्च नहीं करे, पहले छोटा सा डेमो बनाएगा, देखेगा उसका सक्सेस रेट क्या है, जब उसको लगेगा सक्सेस हो गया तो उसको इंटीग्रेट कर देगा, तो बड़ा बड़ा उसका और सारा ऑर्डर करके उस बड़े बहुत सारा प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा मार्केट में। सेम कहानी मैथ का इंटीग्रेशन टॉपिक है, और ये जो मैंने मैसेज पहना है इसके पीछे पूरा मैसेज है। जैसा देखिएगा हमारी ज़िंदगी कहाँ शुरू होती है, बर्थ से। जैसे मेरा आपका जन्म हुआ, अब फिर हम लोग को आज ना कल चला ही जाना है ज़िंदगी में, तो मेरा बस ये कहना है इस बीच में कुछ ऐसा कर जाना है कि पूरी दुनिया याद रखे। तो ये जो मैसेज में कन्वे हो रहा है, हैप्पीनेस और टाइम, पता है हमारी ज़िंदगी में सुख है तो कभी दुख है। तो मैं बच्चों को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये क्यों मैंने पहना है, कि जब भी मैं क्लास में जाऊँ तो बच्चा से ये कहूँ, बाबू देखो कुछ बच्चा ऐसा होता है, किसी बच्चे को फैमिली प्रॉब्लम होता है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ बच्चों को होता है थोड़ा सा पढ़ रहा नंबर नहीं है। बच्चों को कहना चाहता हूँ मैं कि देखो आज तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, लेकिन कल को ये हमेशा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तुम्हारे साथ समय के साथ हैप्पीनेस भी आएगा। बस तुम्हें इस चीज़ के चक्कर में हमेशा इंप्रूव करते जाना है कि बर्थ से डेथ के बीच का जो साइन है, यहाँ हैप्पीनेस आने वाला है, इस हैप्पीनेस का सोचो और हैप्पीनेस को मल्टीप्लाई करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओ।
तो लाइफ फिर है हैप्पीनेस बाय टाइम और उसके फिर बगल में है टाइम। हाँ, बगल में टाइम और नीचे से बर्थ आपका जन्म हुआ, फिर लास्ट में होगा। यही हमारा जिंदगी है, यही जिंदगी स्ट्रगल का नाम है। इसी में हंसी भी है, कभी रोना है, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना, यही जिंदगी का गेम है। अच्छा, आजकल मैं देखता हूँ जो बीपीएससी के छात्र हो गए, एनटीपीसी के छात्र हो गए, ये हरदम सड़कों पे रहते हैं। अदर स्टेट के मुकाबले देखूँ तो ज़्यादातर छात्र जो हैं वो ज़्यादा बिहार में सड़कों पे होते हैं, कहीं पटना में लाठीचार्ज हो जाता है, तो आप सुनते आ रहे होंगे। हाँ, इसको कैसे, इस पर सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है? क्या समस्या है? इसको ठीक करना चाहिए। इसको सरकार ठीक क्यों नहीं करती? देखिए, उन बच्चों के बारे में बात कीजिएगा आप, उन बच्चों का दर्द कभी सरकार नहीं सहेगी। वो ऐसे बच्चे हैं, उल्टा तो लाठी चलवाती है। देखिए, वो ऐसे बच्चे हैं जो पटना या किसी शहर में एक छोटा सा रूम लेके बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों के ऊपर अपने फैमिली का प्रेशर होता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप ने कुछ कर्जा लिया हुआ है, जमीन बेचा है कि मेरा बेटा पढ़ ले। लेकिन होता क्या, आए दिन बिहार जैसे स्टेट्स में, खासकर बिहार यूपी में पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने से सरकार का कुछ नहीं जाता, लेकिन उस बच्चे का 1 साल 2 साल बर्बाद हो गया। तो उसने सोचिए, अगर सरकार ये सोचे कि अगर पेपर आपको बनाते हैं तो पेपर लीक कैसे हो गया, आपके पास इतना बड़ा अधिकार है, एक दिन सरकार सस्पेंड कर दे पेपर को। अगर कभी ऐसा हो जाए ना बिहार में, नायक मूवी का अनिल कपूर कोई बन के दिखा दे, एक दिन में सिस्टम ठीक हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है कि ये करप्शन दूर नहीं हो सकता, लेकिन कोई ठीक करना नहीं चाहता ना, क्योंकि आपको उस मूवी का एक सीन है जो रियलिटी दिखाता है समाज का। वहाँ पे अमरीश पुरी को कॉल जाता है, तो वह अमरीश पुरी कहते हैं जो हो रहा है होने दो, ये हमारे वर्कर्स, जो हमारे जो नेता है, ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनको कुछ मत करो, ये हमारे वोटर्स हैं, ये जो ट्रेड यूनियन उनको कुछ मत, ये वोटर्स हैं। यही सरकार सोचती है कि हमें कुछ नहीं करना, हमें बस एक नया एजेंडा बनाना है कि जब तक ये बच्चे अनएजुकेटेड रहेंगे, जब तक इन बच्चों को जॉब नहीं मिले, तो अगली बार फिर इनको वादा करने का सरकार को मौका मिल जाएगा। जिस दिन सरकार वैकेंसी निकाल दे, बच्चों को जॉब दे दे, तो फिर सरकार के पास अगले बार बोलने को क्या रहेगा। इस सरकार हमेशा जानबूझ के ऐसा करती है, और इसके लिए बहुत से देखिएगा, बहुत सर अच्छा कर रहे हैं। पटना में देखिएगा, खान सर से लेकर पटना के जितने भी सर, इवन दिल्ली तक ऐसा हो रहा है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा, हमारा लोकतांत्रिक देश ऐसा है कि हमारे सर पे ही लाठीचार्ज हो जा रहा है आजकल। तो इवन देखिए, खान सर कितना दिन पहले मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती थे। जो इंसान सिस्टम को ठीक करना चाहता है, तो वही सबसे बड़ा मुजरिम बन जाता है देश में। खान सर भी तो जेल गए थे। हाँ, तो यही तो देश का है ना। कभी नेता को नहीं पकड़ा, नेता को तो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि देश में तो क्या है कि जो एजुकेटेड इंसान, उसको वैल्यू नहीं करना है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो या हमारे मुख्यमंत्री हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सारा एजेंडा क्या है, वोट बैंक। लेकिन वोट बैंक से ज़्यादा ये सोचना चाहिए कि देश का इकोनॉमी कैसे ग्रो करे। चौथा, आप तो कहने को तो आप तो हमारी मीडिया दिखा देती है कि जीडीपी में नंबर 4 पे है। कुछ दिन पहले न्यूज़ आ जाएगा, कुछ दिन में आ जाएगा क्या कि हम जर्मनी से आगे हो 3 नंबर पर चले आए। ये नहीं दिखाओगे कि जापान से आगे हो गए। जापान का पर कैपिटा इनकम क्या है? आज भारत 146 नंबर पे है कि पर कैपिटा इनकम इंडिया की बहुत बाकी देशों के मुकाबले। भारत का पर कैपिटा इनकम तो 146 पे इस वक्त। पर कैपिटा इनकम, आज तक पर कैपिटा इनकम तो कहता है कि भारत में इतनी गरीबी है। तो कभी आज तक कभी सरकार ये नहीं सोचता है कि क्या कारण है कि भारत, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जीडीपी वाइज देश है, जो मुंबई में मुकेश अंबानी रहते हैं, एंटीलिया जो पता है आपको एशिया का सबसे महंगा घर या वर्ल्ड का सबसे महंगा घर, उसी मुंबई में एक धारावी है। धारावी को क्यों नहीं ठीक होता है? जब मुंबई में इलेक्शन होता है या महाराष्ट्र में इलेक्शन होता है, आप 100-200 करोड़ खर्च कर सकते हैं रैलीज में, क्यों नहीं आप 100-200 करोड़ से आप धारावी बना दे? आप धारावी ग्रो करा सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप रैली करने में इतना बड़ा टेंट लगाते हैं, इतना बड़ा आपको मीडिया टीम बुलाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, रोड शो होता है। अगर रोड शो की जगह एक दिन नेता अगर देश का ऐसा सोच ले कि मुझे अगर वोट लेना ही है इलेक्शन में, तो सही तरीके से लो। मैं हर गरीब लोगों के घर में, किसी भी शहर में आप जाइए इलेक्शन कैंपेन करने, गरीबों को कुछ पैसा दे दीजिए, उनका लाइफ जो है, आपके एक रोड शो से ज़्यादा भीड़ बुला रहे हैं, उस गरीब को हमेशा कोई ना कोई नीड होगा। किसी के घर में खाना नहीं बन रहा एक टाइम का, बहुत से लोग आज भी स्टेशन पे एक वक्त का रोटी बिना खाए सो रहे हैं। ठंडा का मौसम आता है तो वो ठंडा में मर रहे हैं, तो हेल्थ फैसिलिटी नहीं। उन लोगों के बारे में तो कभी सोच लीजिए। ऐसा कभी हो जाए तो देश अपने आप ग्रो कर जाएगा। अच्छा, मैं चाहूँगा अब अंतिम पड़ाव में जो आपका क्लास है और उसका एड्रेस, और पेरेंट्स आप ही के कोचिंग में क्यों भेजे, ऐसा क्या पढ़ाइएगा, आप पे लोग ट्रस्ट क्यों करें? मैं चाहूँगा कि दर्शकों को बताइए, उन स्टूडेंट को बताइए जिनको एक अच्छे कोचिंग की ज़रूरत है, एक अच्छे संस्थान की ज़रूरत है, एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है।
देखिए, सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास कोई बच्चा आता है ना, तो मेरा मोटिव होता है वो मेरे लिए एक उम्मीद है। जिस उम्मीद से कोई बच्चा मेरे पास आता है, कोई पेरेंट्स, मैं चाहता हूँ कुछ भी हुआ जिन्हें उनका उम्मीद ना तोड़ूं। क्योंकि पता है आज मैं किसी से कितना भी पैसा ले लूँ, पैसा तो कभी लौट के उन्हें मिल जाएगा, लेकिन अगर मैंने उस बच्चे का ज़िंदगी ख़राब कर दिया, उसका समय कभी लौट के नहीं आएगा। तो मेरा बस यही कोशिश है, कोई भी बच्चा आए, बच्चे का जो प्रॉब्लम जितना हो सके मैं अपने अंदर जितना अच्छा कर सकूँ वो करना चाहूँगा। मैं ज़िंदगी में यही मेरा सोच है कि किसी हाल में उस बच्चे का फ्यूचर बना रहे। अब मेरा लोकेशन देखिएगा मोतिहारी के जैसे मिडिल ऑफ द सिटी में है, मोतिहारी का मीना बाज़ार, आपको पता है काफ़ी फेमस मीना बाज़ार है। मीना बाज़ार में आपको बाटा का जो शोरूम है वो मेरा लैंडमार्क है। अब मेरे क्लास का एक मोटिव और जो पेरेंट्स बोलना चाहूँगा, देखिएगा आप गूगल सर्च कीजिएगा सबसे ऊपर मेरा नाम शो करेगा, लेकिन तब भी मैंने आज तक आपको क्वांटिटी को प्रेफरेंस नहीं दिया, मैंने क्वालिटी को प्रेफर किया। मैंने एक बैच मात्र 20-25 बच्चों पे ही फोकस किया। मैंने सोचा मैं जिस दिन भीड़ लगा लूँगा, मैंने 100-200 का क्राउड लगा दिया, उस दिन मैं अपने मोटिव से भटक जाऊँगा। मैं कभी चाह के भी वो नहीं कर पाऊँगा जो मैं बोल रहा हूँ, मैं कभी चाह के भी किसी एक बच्चे को पर्सनली हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में एक सोच है। मैं आज लास्ट में कुछ वर्ड करना चाहूँगा मेरी ज़िंदगी के बारे में। मैंने जिस दिन एजुकेशन सिस्टम में आया था, मुझे एक संकल्प लिया था मैं बस चाहता हूँ कि जिस दिन मेरी मौत हो जाए, जिस दिन मैं ना रहूँ इस शहर में, मुझे जाते जाते एक छोटा सा उम्मीद है कि मैं जब आखिरी बार अपने वर्ड पे बोलने जाऊँ कुछ, मैं ये बस देखना चाहता हूँ कि मरते मरते कि मैंने एक विशाल नाम का एक लड़का था जो इस शहर में जाने से पहले एजुकेशन में कुछ ऐसा बना गया जो जिंदगी में मुझे सर हमेशा याद रखे। मेरा बस यही दृढ़ संकल्प है। अब मेरे लिए देखिएगा, मैंने इस संकल्प को पाने के लिए, इस सोच के लिए अपना जिंदगी का सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर चुका हूँ। आज मैं इसी शहर में होकर मेरा कोई अपना कोई दोस्त नहीं है, मैंने दोस्त लाइफ को छोड़ दिया। मेरा कोई फैमिली का कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना मैं कोई फैमिली को प्रेफरेंस देता हूँ, ना दोस्त को, ना कोई चीज़ को। मेरे लिए ज़िंदगी में एक ही चीज़ प्रायोरिटी है, मेरे पास जो बच्चा आता है वही मेरा बच्चा फैमिली है। वो बच्चा मेरे लिए उम्मीद है। उस बच्चों के लिए मैं सुबह से रात तक वही कोशिश करता रहता हूँ और यही करता रहूँगा। यही करते करते मैं ज़िंदगी में यही चाहूँगा कि शहर मुझे याद रखे। एक विशाल नाम का लड़का था जो पागलपन की हद में मोतिहारी शहर में कुछ ऐसा कर गया जो शहर ज़िंदगी भर याद रखे। बस यही मैं चाहता हूँ कि देवी सरस्वती मुझे ऐसा आशीर्वाद बनाए रखे कि मैं अपने संकल्प को पूरा करूँ। और इस शहर में एक और मैं सोच चाहता हूँ, आज से 4-5 साल बाद मैं एक चीज़ और करूँगा। 2-3 साल बाद जब करूँ, मुझे मेरा एक काम है अधूरा जिसको अभी करूँगा पूरा, कभी ना कभी पूरा जरूर करूँगा। मेरा एक सोच था, जिस सोच से मैं एजुकेशन में आया था, एनजीओ वाला। मैं आज से 2-3 साल बाद मुझे एक ऐसा काम करना है कि मोतिहारी शहर में, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, या मीना बाजार में रहता हूँ, या बहुत से लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे से काम करवाते हैं, बच्चों को एजुकेशन नहीं देते। तो मैं चाहता हूँ उन लोगों के लिए फ्री एजुकेशन करना, जो मैं करूँगा 2-3 साल में। कभी भी मैं उन बच्चों के लिए, जैसे आपको देखिएगा वहाँ प्राइमरी लेवल तक ऑलमोस्ट 1 से लेकर, नर्सरी से लेकर 5-6 तक, मैं जितना भी बच्चा होता है चाय की दुकान पर काम कर, गरीब बच्चा, उसका सारा पैसा मैं फ्री करूँगा। मेरा बस एक ही सोच है, जो पैसा दे सकता है उससे लो, जो नहीं दे सकता उसको उल्टा दो। मैं ये करूंगा। अब 2-3 साल लगे, मेरा यही सोच है। जिस दिन ये करूंगा उस दिन मैं जिंदगी में लगे मैंने कुछ किया है। फ्री एजुकेशन करना चाहता हूँ, वो उन लोगों के लिए जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। ये मेरा जिंदगी का बस आखिरी मोटिव है, यही करना चाहूंगा मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।